मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटे, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है पाठ नंबर 9, जिसका शीर्षक है संगत का। सीबीएसई में ये पोएम कर चुकी है, बट एचबीएसई में है, तो ध्यान से सुनना। इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी इसके कवि हैं। संगतकार मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी इसके क्या हैं, कवि हैं। इसमें उन्होंने मुख्य गायक के साथ जो संगतकार होता है उसके महत्व को प्रतिपादित किया है। मीन्स उसके महत्व के बारे में बताया है कि जो मुख्य गायक होता है उस मुख्य गायक के साथ जो एक आवाज़ आती है वो किसकी है। मुख्य गायक के साथ जो गायक संगतकार होता है उस संगतकार के महत्व को इसमें बताया गया है। क्या कहा है कवि ने इसमें ये कहा है कि जो संगतकार होता है वह मुख्य गायक के साथ साथ अपनी अहम भूमिका अदा करता है। कैसे कि जो मुख्य गायक जो होता है उसका स्वर क्या होता है, चट्टान की तरह अचल और स्थिर होता है। मीन्स उनका जो स्वर है वो ठहरा हुआ होता है, टिकाव होता है उस शहर में, परंतु फिर भी एक स्वर सुनाई देता है हमें। वो स्वर कैसा होता है, कांपता हुआ सा एक आवाज़ हमें फिर सुनाई देती है पीछे से संगतकार के साथ। और क्या एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ वो कैसी होती है, कांपती हुई सी और अलग सी प्रतीत होती है। फिर ये कहते हैं कि जो वो आवाज़ मुख्य गायक के साथ सुनाई दे रही है बहुत सुंदर थी वो आवाज़, और बहुत सुंदर होते हुए भी वह क्या करती है, बहुत सुंदर होते हुए भी उस आवाज़ के अंदर कंपन था, एक कंपन पैदा थी, एक डर था। तो वो आवाज़ किसकी थी, कहते हैं या तो वो आवाज़ जो मुख्य गायक है उसके मित्र की हो, या उसके भाई की हो, या फिर दूर से पैदल चलकर आने वाले किसी संगतकार आने वाले किसी सगे संबंधी की हो। ये कहते हैं ये ठीक से नहीं कहा जा सकता कि जो मुख्य गायक के साथ एक आवाज़ सुनाई दे रही है वो किसकी है। फिर कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि मिलाता हुआ पुराने समय से संगतकार चला आ रहा है। फिर कहते हैं कि संगतकार एक ऐसा है, संगतकार एक ऐसा है कि जिसके जो जब मुख्य गायक जो होता है वो अपने जटिल अंतरिक की जटिल तानों में क्या हो जाता है, इतना खो जाता है, इतना उसमें लीन हो जाता है कि वह अपने मुख्य स्वर से भटक जाता है, अपना रास्ता खो देता है। तो ऐसे समय में क्या करता है, जो संगतकार होता है वही मुख्य गायक का साथ देता है और उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाते हुए उसी राग को अलापता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि जो मुख्य गायक है वह फिर से अपने मुख्य बिंदु पर आ जाता है। तो संगतकार इस प्रकार से मुख्य गायक को क्या की सहायता करता है। फिर कहते हैं कि जो संगतकार होता है वो इस प्रकार से बोलता रहता है कि वो इस प्रकार से मुख्य गायक की पीछे पीछे सामान को समेटता है, जिस प्रकार एक बच्चा सामान को बिखेर देता है, इसी प्रकार वो उसके सुर को भी संभालता है। और
कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो मुख्य गायक है वो क्या है, नौसिखिया है, उसने अभी अभी गाना सीखा है। तो ऐसे में उसके सुर को संभालने के लिए जो संगतकार है वो अपनी अहम भूमिका अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, पंक्ति लाइन टू लाइन व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो ये है सीबीएसई के अंदर नहीं है चैप्टर, एचबीएसई के अंदर आएगा। तो उसमें एचबीएसई में 6 मार्क्स के अंदर हमारी आती है सह प्रसंग व्याख्या। तो बी केयरफुल, अटेंटिव होकर सुने। और मैं यहाँ पर प्रसंग लिख रही हूँ। प्रसंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रसंग क्या होता है। प्रसंग यानी कि एक तरीके से उसकी इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश भी लिख सकते हैं आप, पंक्तियां भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। अब जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका नाम देना है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में, क्षितिज भाग 2 में संकलित संगतकार, इसको इस तरीके से लिख के अंडरलाइन कर दिया बच्चे। भाग 2 में संकलित संगतकार कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री मंगलेश डबराल जी हैं। श्री मंगलेश डबराल जी हैं। इसमें उन्होंने संगतकार के महत्व के बारे में बताया है। क्या बताया है? देखिए, लाइन टू लाइन हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संगतकार, इसकी व्याख्या देखिए बेटे। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक की चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ कमज़ोर कांपती हुई थी। वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी इसके समरी में बताई। क्या कि जो मुख्य गायक का जो स्वर है वह चट्टान की भांति, जिस प्रकार एक चट्टान अचल और स्थिर होती है, टिकी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार मुख्य गायक का जो स्वर होता है वह भी किसके समान, किसकी उपमा दी है? चट्टान की उपमा दी है। किसको? मुख्य गायक के स्वर को। तो कवि ने क्या कहा कि मुख्य गायक का स्वर चट्टान की भांति अचल और स्थिर है और उसका साथ देती हुई वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी, भारी आवाज़ का साथ देती हुई।
यानी कि मुख्य गायक की जो स्वर है उस स्वर का साथ देती हुई एक बहुत ही सुंदर सी आवाज़ आती है, परंतु वह कैसी है? कमज़ोर और कांपती हुई जो आवाज़ है, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ पीछे से एक आवाज़ सुनाई दे रही है, वह आवाज़ बहुत सुंदर तो थी, परंतु कैसी थी? वह कमज़ोर और कांपती हुई सी प्रतीत होती है, कांपती हुई सी सुनाई पड़ रही थी। फिर कहते हैं वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य? फिर कहते हैं कि जो आवाज़ मुख्य गायक के आवाज़ के साथ सुनाई दे रही थी, पीछे से जो आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह आवाज़ किसकी है? क्या वह मुख्य गायक के छोटा भाई है या उनका कोई शिष्य है? फिर आती है लाइन, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार है। और कहते हैं या फिर वो जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो आवाज़ दूर से पैदल चलकर दूर से आए हुए मुख्य गायक के किसी सगे संबंधी की है, यह हमें ठीक से पता नहीं चल रहा। फिर कहते हैं मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। और कहते हैं कि वह अपनी आवाज़ को, अपनी प्रतिध्वनि को मुख्य गायक की आवाज़ से, मुख्य गायक की गरज से वह अपनी प्रतिध्वनि को मुख्य गायक की आवाज़ से प्राचीन काल से मीन्स लंबे समय से, पुराने समय से मिलाता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर वह आवाज़ किसकी है? वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि संगतकार की है। तो इसमें संगतकार की आवाज़ के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि ने ये बताया है। तो ये थी बेटे इस स्टैंजा की पहली स्टैंजा की व्याख्या। और इसके अंदर हम आगे कहते हैं, आगे देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, मीन्स जब गायक अपने गाने की, मीन्स क्या है, जब गायक गाना ख़त्म करता है और वो अंतरे की अगली पंक्ति को पकड़ता है तो वो उसकी पंक्ति के जटिल तानों में भटक जाता है, मीन्स खो जाता है, उस धुन के अंदर इतना लीन हो जाता है कि वह भटकता हुआ चला जाता है या अपने ही सरगम को लाकर। कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने अंतरे की पंक्ति को गाकर हटता है तो वह उनके जंगल के जटिल सुरों के जटिल तानों में खो जाता है। और सरगम होते हैं सुरों का जो नियम होते हैं, सारे गामा पावा नी। इसको कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने सुरों की सीमा को भी लांघ देता है। पहली बात, जब जटिल तानों के अंतरे की जटिल तान रूपी जंगल में खो जाता है, मीन्स उस लाइन में, उस पंक्ति में, उस अंतरे में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने सुरों की भी आभास नहीं होता। वह अपने सुरों की भी अनहद में अपनी सीमा को भी लांघ देता है, उसको भी पार कर देता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है और क्या करता है, तब ऐसे में संगतकार ही मुख्य गायक के स्थाई स्वर को संभाल कर रखता है। मीन्स उसी राग को वो क्या करता रहता है, अलापता रहता है। और क्या करता है, और उसको राग को अलापता रहता है और मुख्य गायक को उसके वापस से उसी अंतरे की ओर ले आता है। फिर कहते हैं, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इसमें देखिए क्या कहा कवि ने कहा कि जब मुख्य गायक उलझ जाता है जटिल तानों में, तब
संगतकार ही इस प्रकार से उसके पीछे उसके स्वर को संभाले रखता है जिस प्रकार से वह पीछे कोई सामान को बिखेर गया है और उसके सामान को समेटता है। ठीक इसी प्रकार मुख्य गायक के स्वर को संगतकार संभाल कर रखता है और उसे उन दिनों की याद दिलाता है कि जब वह मुख्य गायक जो है नौसिखिया था। मीन्स वह उसे सामान को समेटता हुआ उस आवाज़ सुर को संभालता है और मुख्य गायक को यह याद दिलाता है कि जब उसने संगीत को नया नया सीखना शुरू किया तो ऐसे में क्या करता है, अब मुख्य गायक ही उसके स्वर को मुख्य गायक के स्वर को संगतकार ही संभाल कर रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी इन दो पद्यांशों की व्याख्या, दो स्टैंजा की व्याख्या मैंने आपको करा दी है। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। काव्य सौंदर्य सबसे पहले यहाँ पर काव्य सौंदर्य पहली वही बात, भाषा सहज व सरल है। दूसरा, खड़ी बोली है। तीसरा, तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तद्भव शब्दों का प्रयोग है। चौथा उपमा व अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार वहाँ पर है जहाँ पर चट्टान जैसे भारी स्वर को संभालने की बात कही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पांचवा, नाद बिंब है। नाद बिंब मीन्स जो भी गाते हैं, गाने से संबंधित जो होते हैं, हमारे नाक से ध्वनि निकलती है, उसको बोलते हैं कि नाद बिंब है। सिक्स्थ यहाँ पर वर्णनात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली है। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसके अंदर ये मुख्य बिंदु काव्य सौंदर्य में है। तो आपके सामने एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले काव्य सौंदर्य के अंदर भाषा सहज व सरल है, खड़ी बोली है, तद्भव शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास व उपमा अलंकार है, नाद बिंब है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली है। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर आपको ये मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट निकल कर आते हैं। सभी बच्चे इसे अपनी अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें, एक नोट्स के रूप में इसको नोट कर लीजिए। वैसे आपके पास, सभी के पास हेल्प बुक है ही है। हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे स्कूल के अंदर जो सिलेबस में है, HBSC के लिए MBD गाइड शायद अवेलेबल करवाई गई है और CBSE के लिए सुपर रिफ्रेशर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।